हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम से पहले एक चीज ध्यान रखिए कि आपको परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आना चाहिए। तो बाइनोमियल थ्योरम से पहले आप परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जरूर पढ़ लीजिए और मैंने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पर भी वीडियोस बनाए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे और आपने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस नहीं पढ़ा है तो आप पहले वो वीडियोस जरूर देख लें। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूं, तो आप वो वीडियोस पहले जरूर देख लें। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, उसके बाद ही आप ये वीडियोस देखिएगा। तो बाइनोमियल थ्योरम में हम लोगों को क्या पढ़ना है? बाइनोमियल थ्योरम किस चीज के लिए होती है? बाइनोमियल थ्योरम होती है एक्सपेंशन के लिए। आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब टाइप के कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे। तो उनके एक्सपेंशन के लिए अब यहाँ पे स्क्वायर क्यूब के बाद आप रुक जाते थे, लेकिन अगर हम a प्लस बी होल रेस्ट पावर 4 की बात करें या फिर a प्लस बी होल रेस्ट पावर 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक चले जाएं, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? उसी एक्सपेंशन के लिए हम यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है, अगर मैं बात करूं a प्लस बी होल रेस्ट पावर, अगर मैं 0 बोलूं तो दैट इज इक्वल टू 1, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। और अगर हम बोले a प्लस बी, अगर b और a जो है वो नॉन जीरो नंबर्स हैं, होल रेस्ट पावर 1 अगर मैं बात करूं तो दैट इज a प्लस बी। अगर हम कहें a प्लस बी होल स्क्वायर तो ये कितना आता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरीके से अगर मैं कहूं a प्लस बी होल क्यूब तो ये कितना हो जाएगा? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो आप इसको इस तरीके से पढ़ते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, बात एक ही है। उसी तरीके से अगर हम कहें a प्लस बी होल रेस्ट पावर 4 तो ये कितना होता है? a रेस्ट पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b क्यूब प्लस b क्यूब, b रेस्ट पावर 4 आ जाएगा लास्ट में। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस बी होल रेस्ट पावर 4 का एक्सपेंशन हो गया। इस तरीके से आप बहुत सारे आपने एक्सपेंशन पढ़े होंगे, भले ही आपने a प्लस बी होल रेस्ट पावर 4 नहीं पढ़ा है, लेकिन आप इसको डिराइव कर सकते हो बहुत इजीली। तो ये कुछ एक्सपेंशन है हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए, देखने वाली चीज क्या क्या है। a प्लस बी होल रेस्ट पावर 0 अगर हम लिखें तो यहाँ पे एक टर्म आती है, दैट इज 1। अगर हम a प्लस बी होल रेस्ट पावर 1 लिखें तो 2 टर्म्स आती हैं। स्क्वायर लिखें तो 1, 2, 3, आप देख सकते हो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। क्यूब करें तो यहाँ पे 4 टर्म्स आती हैं। पावर 4 करें तो 5 टर्म्स आती हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखिए, अगर हम करते हैं a प्लस बी होल रेस्ट पावर n तो दैट विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम ये कहती है कि दैट इज इक्वल टू nc0 प्लस nc0 के साथ होता है a रेस्ट पावर n प्लस nc1। देखिए अब आप देख रहे हो a की पावर, देखिए हर उसमें a की पावर कम होती जा रही है और b की पावर बढ़ती जा रही है। यहाँ पे देखिए शुरू में b की पावर 0 थी, राइट, और a की पावर मैक्सिमम थी कितनी? जितनी n होती है, यानी कि 2। और लास्ट में देखिए b की पावर 2 हो गई और a की पावर 0 हो गई। यहाँ पे भी देखिए a की पावर मैक्सिमम यानी कि 3 और इसकी a की पावर कम होके 0 हो गई और b की पावर मैक्सिमम हो गई। तो यहाँ पे ये चलता रहेगा, a की पावर कम होती जाएगी और b की पावर बढ़ती जाएगी, यानी कि n-1 b प्लस यहाँ पे आ जाएगा nc2 a रेस्ट पावर n-2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? b स्क्वायर प्लस nc3 a रेस्ट पावर n-3 b क्यूब प्लस इस तरीके से चलता जाएगा। और लास्ट टर्म जो हो जाएगी आपके पास दैट इज ncn, ध्यान रखिए ncn a रेस्ट पावर 0, तो a रेस्ट पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं हमारे पास, ये हो जाएगा b रेस्ट पावर n। और इससे पहले क्या रहा होगा? इससे पहले रहा होगा n-1 a इंटू बी रेस्ट पावर n-1। तो आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर सकते हैं a प्लस बी होल रेस्ट पावर n को। अब ये nc0, nc1, nc2, nc3, ncn तक ये हैं क्या? तो ये आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज कॉम्बिनेशन, राइट। अगर आप सेलेक्ट करते हो n ऑब्जेक्ट्स में से 0 ऑब्जेक्ट्स तो उसके कितने तरीके होते हैं, ये आपने पढ़ा है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में। तो ये होता है a प्लस बी होल रेस्ट पावर n का एक्सपेंशन। अब उसी तरीके से अगर यहाँ पे माइनस हो गया तो आप क्या करोगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, a माइनस बी होल रेस्ट पावर n, तो आप सिमेट्री यूज करोगे, कुछ नहीं करना है। आप इसको a माइनस बी को क्या लिख सकते हो? a प्लस माइनस बी लिख सकते हो। a माइनस बी होल रेस्ट पावर n को आप क्या लिख सकते हो? a प्लस माइनस बी
होल रेस्ट पावर n, बात तो एक ही है। तो कुल मिला के यहाँ पे b को कौन रिप्लेस कर देगा, b को रिप्लेस कर देगा माइनस b। तो जहां जहां पे b है वहां पे आप माइनस b लगाइए तो क्या हो जाएगा, देखिए nc0 a रेस्ट पावर n, देखिए यहाँ पे माइनस b लगाओगे तो माइनस हो जाएगा nc1 a रेस्ट पावर n माइनस 1 b। अब देखिए यहाँ पे b स्क्वायर है तो माइनस b का जो स्क्वायर होगा वो भी b स्क्वायर के बराबर ही होगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो nc2 a रेस्ट पावर n माइनस 2b स्क्वायर। अगले में b क्यूब आएगा तो b क्यूब में माइनस b क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा nc3 a रेस्ट पावर n माइनस 3b क्यूब, फिर प्लस आ जाएगा क्योंकि b रेस्ट पावर 4 आएगा। तो इसी तरीके से प्लस माइनस ये चलता रहेगा। तो बहुत ही सिंपल है आपके लिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको b की जगह पे माइनस b ले लेना है और उस तरीके से आप इजीली इसको भी एक्सपेंड कर सकते हो। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी, द नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स होंगी इन एक्सपेंशन ऑफ, अगर हम एक्सपैंड करेंगे किसको, a प्लस बी होल रेस्ट पावर n को, तो दैट इज इक्वल टू n+1 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इसका आप ध्यान रखिएगा, दैट इज n+1। आपने देखा यहाँ पे nc 0 से शुरू हो रहा है और nc n तक खत्म हो रहा है, यानी कि 0 से लेके n तक कितने हुए, n+1, क्योंकि 1 से लेके n तक n टर्म्स होती है, यहाँ पे 0 भी है, तो ये टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी, टोटल टर्म्स हो जाएंगी n+1। तो ध्यान रखिए, आपने यहाँ पे देखा भी कि अगर स्क्वायर करते हैं तो 3 टर्म्स होते हैं, होल क्यूब होता है तो 4 टर्म्स होती हैं, पावर 4 होता है तो 5 टर्म्स होती हैं, तो n पावर होगी तो कितने टर्म्स होंगे, n+1, एक टर्म ज्यादा होगी। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, दिस इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल रेस्ट पावर n। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इसका मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे पता कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक्सपेंशन, जिसको आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। अब हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द जनरल टर्म। मैं सब कुछ अभी बता देता हूं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड। जनरल टर्म, तो जनरल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ, किसके एक्सपेंशन में, ऑफ a प्लस बी होल रेस्ट पावर n। तो जनरल टर्म क्या होती है, मींस कोई भी रैंडम टर्म अगर हम करते हैं तो क्या होता है, देखिए। तो अगर आप फर्स्ट टर्म देखोगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है, nc0 आ रहा है, a रेस्ट पावर n आ रहा है और b की पावर n माइनस n यानी कि 0 आ रहा है। और सेकंड टर्म में अगर आप देखोगे तो सेकंड टर्म में आ रहा है nc1, राइट। उसी तरीके से थर्ड टर्म देखोगे तो थर्ड टर्म में आ रहा है nc2। तो जिस भी टर्म की हम बात करेंगे nc उससे एक कम आ रहा है, यानी कि अगर मैं बात करूं r+1th टर्म की, r+1th टर्म, तो दैट विल बी इक्वल टू, वो कितनी होगी, दैट इज ncr a रेस्ट पावर n माइनस r इंटू b रेस्ट पावर r। तो चला देख लेते हैं हम, अगर हम r की वैल्यू 0 पुट करते हैं, यहां पे देखिए, अगर हम r की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो मतलब 0+1 यानी कि फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, दैट इज nc0 a रेस्ट पावर n माइनस 0 और b रेस्ट पावर 0। अगर हम r की वैल्यू 1 पुट करते हैं, ध्यान रखिए r की वैल्यू 0 से लेके, और हाँ n+1 टर्म भी हो सकती है, तो r की वैल्यू मैक्सिमम आप कहां तक लेके जा सकते हो, r की वैल्यू 0 से लेके n तक लेके जा सकते हो। तो अगर मैं r की वैल्यू 1 रखूं तो 1+1 यानी कि सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म हो जाएगी, देखिए nc2, यहां पे चेक करके देख लीजिए, nc r की वैल्यू 1 है, ध्यान रखिए, तो nc1 a रेस्ट पावर n माइनस 1 b रेस्ट पावर 1। तो देखिए सेकंड टर्म वही आ रही है, 2 रख के देखिए, तो r की वैल्यू 2 रख के देखेंगे, 2+1 दैट इज थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म देखिए क्या हो जाएगा, nc2 a रेस्ट पावर n माइनस 2 b रेस्ट पावर 2। तो इस तरीके से ये होती है आपकी जनरल टर्म, यानी कि r+1th टर्म। अगर r+1th टर्म की जगह पे आप rth टर्म लिखते तो ये क्या हो जाता, nc r-1, r से एक कम हो जाता, a रेस्ट पावर n माइनस 1 प्लस r हो जाता, क्योंकि r की जगह पे क्या रखना पड़ता है, यहाँ पे r-1 रखना पड़ता है और b की पावर r-1 हो जाता। तो इसीलिए हम जनरल टर्म r+1 रखते हैं ताकि फॉर्मूला आपके लिए सिंपल रहे, डिफिकल्ट ना हो। rth टर्म भी आप लिख सकते हो, तो rth टर्म क्या हो जाएगी, देखो आप यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, तो r+1 टर्म के लिए ये है, तो rth टर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, तो बस जहां जहां पे r है वहां पे r-1 कर दीजिए, राइट। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इसकी जनरल टर्म को हम लिखते हैं। अब बात करते हैं मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म की हम बात करेंगे कि मिडिल टर्म क्या होती है। तो जनरल टर्म और मिडिल टर्म दोनों की हम बात कर लेते हैं। देखिए मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है, बीच में जो टर्म आती है। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, देखिए
आपको पता है कि अगर टोटल ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, आप बचपन से पढ़ते जा रहे हो, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारे पास होती है तो बीच में सिर्फ एक टर्म होती है, यानी कि एक ही मिडिल टर्म होती है। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो बीच में दो टर्म्स आएंगी, दो मिडिल टर्म्स आएंगी। तो बस इसी चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अब अगर मिडिल टर्म की मैं बात करूं, देखिए मिडिल टर्म क्या हो जाएगी, अगर इफ n इज इवन, चलो पहले हम बात कर लेते हैं n इज इवन। तो आपको पता है अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, n+1। तो अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यहाँ पे ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं n+1। ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, दैट इज ऑड। ये क्या हो जाएगा, ऑड। तो अगर n इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा क्या होती है, एक ज्यादा होती है। और आपको पता है कि इस केस में जो मिडिल टर्म होगी, तो मिडिल टर्म आपको पता है, अगर हमारे पास, मैं साइड में लिख लेता हूं, अगर हमारे पास टोटल टर्म्स होती हैं n, तो n टर्म्स के लिए, और अगर n टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती हैं, तो अगर ये n ऑड है तो ऑड के लिए क्या होता था, n+1/2th टर्म जो होती थी वो मिडिल टर्म होती थी। और अगर n इवन है, अगर n इवन होता था तो दो मिडिल टर्म होती थी, कौन सी, n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता था मिडिल टर्म पता करने का। यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं है, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स है कितने, n+1। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहां से आ रहा है, ये वहीं से आ रहा है जब आपने बचपन में चीजें पढ़ी है कि अगर टोटल n टर्म्स हैं और अगर n ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी n+1/2 जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगी। और उसी तरीके से अगर n इवन हुआ तो दो मिडिल टर्म्स होंगी, n/2th और n/2 + 1th टर्म। तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं है बच्चे, आप इसी में कंफ्यूज होते हो मैक्सिमम। तो क्या होता है, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n+1 है, न कि n। तो यहां पे कुछ नहीं करना है, सेम यही फॉर्मूला यूज करते हैं और n की जगह पे n+1 यूज करते हैं। तो अगर ध्यान रखिएगा, अगर n इवन है तो उसकी बात कर रहे हैं मिडिल टर्म क्या हो जाएंगी, क्योंकि अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाएंगे, दैट इज n+1। और n की जगह पे यहाँ पे n+1 रख के देखिए तो ये क्या हो जाएगा, n+1 + 1/2th टर्म, यानी कि दैट इज n+2/2th टर्म, राइट। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, n/2 + 1th टर्म। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी मिडिल टर्म हो जाएगी। उसी तरीके से अगर n इवन है तो इफ n इज इवन, अगर n आपके पास इवन हुआ तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि n इस समय ऑड होगा। तो अगर n आपके पास ऑड हुआ तो उस केस में क्या करेंगे, अगर n ऑड हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n+1। n+1 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा उस केस में। तो अगर n+1 इवन हुआ तो ध्यान रखिए दो मिडिल टर्म्स होंगी। तो मिडिल टर्म्स कौन कौन सी होंगी, ये देखिए मिडिल टर्म्स दो कौन कौन सी हो जाएंगी, पहली n की जगह पे क्या रखिए, n+1 रखिए, तो n+1/2th टर्म पहली टर्म ये हो जाएगी, राइट। और दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, n+1/2 + 1th टर्म एंड दिस। तो ये दो टर्म्स जो हैं, ये दो टर्म्स क्या हो जाएंगी, आपकी मिडिल टर्म्स हो जाएंगी। तो n/2 + 1th, n+1/2th और n+1/2 + 1th टर्म जो होगी, आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, n+3/2th टर्म। तो दो टर्म्स कौन कौन सी हुई, n+1/2th टर्म एंड n+3/2th टर्म। अगर n ऑड है तो, क्योंकि अगर n ऑड हुआ तो n+1 इवन हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगी, इवन हो जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम जनरल टर्म कैसे पता कर सकते हैं और मिडिल टर्म का कैसे पता कर सकते हैं। और आपको कुछ नहीं रखना है, आपको r+1th टर्म पता करनी है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिएगा मिडिल टर्म के लिए कि r+1 की जगह पे क्या लिख लोगे आप, अगर n इवन है तो ये रखोगे और अगर ऑड है तो r+1 की जगह पे ये रखोगे। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप मिडिल टर्म कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर n की वैल्यू है, अगर n = 15 आता है या 16 आता है, n की वैल्यू अगर 16 आती है तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगी, मिडिल टर्म हो जाएगी n+1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 17। तो 17 अगर टर्म्स होंगे तो 17 + 1/2, यानी कि 9th टर्म जो होगी वो मिडिल टर्म हो जाएगी। और 9 टर्म के फॉर्मूला के लिए क्या हो जाएगा, NC, यहाँ पे क्योंकि r+1 आप 9 लोगे तो r कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो वही हो जाएगा
n यानी कि 17 है, यहाँ पे 16 था n, तो 16c8 उस तरीके से आप कर सकते हो, a⁻16 - 8 b⁻8। तो इस तरीके से आप इजीली मिडिल टर्म का पता कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि हमने जब सेट्स पढ़ा था तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि किसी भी सेट के जो सबसेट्स होते हैं उनकी जो नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2n होते हैं। तो उसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि कैसे वो 2n आता है। और मैंने आपको बताया था कि वो बायनोमियल थ्योरम के बाद ही आप पढ़ सकते हो। जब आपको बायनोमियल थ्योरम समझ में आ गए तो आप उसको बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो। तो उसके लिए आपको परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस साथ ही साथ बायनोमियल थ्योरम पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल इन दिस। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चन है बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट्स में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।